हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। अब इस तारीख तक जमा होंगे फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 8/2025 के अनुसार अब उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने बताया है कि पहले से जारी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन पत्र में सुधार यानी करेक्शन विंडो 1 नवंबर से 3 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने फॉर्म में आवश्यक सुधार कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 8/2025 के अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। केवल आवेदन की तिथियों में ही संशोधन किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन भरने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों और पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट राज्य में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाते हैं। परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग ने यह भी कहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर लें ताकि तकनीकी कारणों से किसी प्रकार की समस्या न हो। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में फिर हादसा, अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत। रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रविवार सुबह एक बार फिर चुट्टूपालू घाटी हादसे से दहल उठी। घाटी के नीचे सैनी होटल के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सोसो सिंधुआर गांव निवासी 40 वर्षीय बारकेश्वर महतो पिता धनेश्वर महतो के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बारकेश्वर महतो सुबह अपनी बाइक से रामगढ़ काम पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे हाईवा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आगे चल रही एक क्रेटा कार को भी टक्कर मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवा को रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुट्टूपालू घाटी में लगातार हो रहे सड़क हादसे एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। रांची, खूंटी समेत इन 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में कैसा रहेगा आज का मौसम? झारखंड में मानसून सक्रिय है। निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड पर बना हुआ है और इसके असर से झारखंड में हर जगह हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार 6 अक्टूबर को राजधानी रांची, खूंटी समेत 11 जिलों में वर्षा की चेतावनी दी है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी होने की आशंका है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए जारी मौसम चेतावनी में कहा है कि राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की संभावना है। अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिन तक इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने दैनिक मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर बिहार और उससे सटे इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि उससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल पर 4.5 किलोमीटर तक फैला है। इतना ही नहीं, उत्तर बिहार और उससे सटे उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर एक ट्रफ बना हुआ है जो समुद्र तल के ऊपर 1.5 किलोमीटर तक फैला है। इसका असर झारखंड में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अक्टूबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। बीआईटी मेसरा में विस्थापित कर्मी की मौत पर बवाल, पार्थिव शरीर के साथ देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में गेट जाम आंदोलन। बीआईटी मेसरा में रविवार को विस्थापित कर्मी की आकस्मिक मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कॉलेज गेट के बाहर 9 घंटे से जाम लगा रखा है। मृतक की पहचान नया टोली निवासी योगू महतो के रूप में हुई है, जो बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार शनिवार यानी 4 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान योगू महतो की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन ने मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी दिए बिना शव को अस्पताल से सीधे घर भेज दिया। इससे ग्रामीण और परिजन नाराज हो गए और रविवार सुबह 10 बजे से कॉलेज गेट के बाहर पार्थिव शरीर रखकर आंदोलन शुरू कर दिया।
मौके पर पहुंचे जीएलकेएम केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि बीआईटी प्रबंधन का रवैया अमानवीय है। ड्यूटी के दौरान हुई मौत की जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक न तो वीसी और न ही रजिस्ट्रार वार्ता के लिए सामने आए हैं। गेट जाम से कॉलेज का आवागमन पूरी तरह ठप्प है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद लौट रहे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्र लौटने के बजाय वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो के साथ कमलेश राम, संजय सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर डटे हुए हैं। कोडरमा घाटी में टेलर हादसा, चालक की मौत। बोकारो से पटना जा रहा था मालवाहक, केबिन में फंसा रहा बिहार का ड्राइवर। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी स्थित जमसोती नाला के समीप रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। बोकारो से छड़ लदा एक टेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 27 वर्षीय टेलर चालक राकेश महतो की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहदी नगर का रहने वाला था। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार छड़ से लदा टेलर बोकारो से पटना जा रहा था। जैसे ही वाहन रात करीब 10 बजे जमसोती नाला के समीप एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते भारी वाहन सड़क किनारे पलट गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद कोडरमा थाना की पीसीआर वैन घटनास्थल पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद चालक को वाहन से बाहर निकाला। पुलिस ने चालक को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा भेजा। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद चालक को मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे की सूचना चालक राकेश महतो के परिजनों को दे दी गई है। अचानक घटी इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक परिवार का इकलौता सहारा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोडरमा घाटी के जमसोती नाला और आसपास के तीखे मोड़ों पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रकों और भारी वाहनों के पलटने की घटनाएं आम हो गई हैं। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को यहां पर विशेष साइन बोर्ड लगाने के साथ साथ सड़क सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने चाहिए। रांची में ओबीसी समाज की बड़ी बैठक, आरक्षण को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी के खिलाफ रविवार को रांची में ओबीसी समाज की एक बृहद बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के 24 जिलों से विभिन्न जातियों के सैकड़ों मध्यजीवी, समाजसेवी और प्रतिनिधि शामिल हुए। वक्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की उपेक्षा और 7 जिलों में शून्य आरक्षण लागू किए जाने पर गहरा आक्रोश जताया। बैठक में कहा गया कि यह नीति सामाजिक न्याय और समानता की भावना के खिलाफ है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता शत्रुघ्न साहू ने की और संचालन संजय साव ने किया। इस अवसर पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, पांकी के विधायक शशिभूषण मेहता और पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने अपने संबोधन में कहा, ओबीसी समाज को उसका हक और अधिकार हर हाल में मिलकर रहेगा। वर्षों से उपेक्षित समाज अब जाग चुका है। अगर सरकार ने जल्द ही ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा, राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड में 27% आरक्षण की मांग अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। वहीं पूर्व विधायक शिवपूजन मेहतो ने कहा, ओबीसी समाज एकजुट है। जब जब अधिकारों पर हमला होगा तब तब संघर्ष तेज किया जाएगा। सरकार को चेतावनी दी जाती है कि वह जल्द आरक्षण पर ठोस कदम उठाए, अन्यथा जनसैलाब सड़कों पर उतर आएगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आने वाले दिनों में रांची से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक ओबीसी समाज अपने अधिकार की लड़ाई को लेकर जन जागरण अभियान चलाएगा। बैठक के अंत में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अब समय आ गया है जब ओबीसी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करेगा और सरकार को सामाजिक न्याय की नीति पर अमल करने के लिए मजबूर करेगा। बोकारो, गोमिया से 3 दिन से लापता मुखिया रांची में मिली। ललपनिया, 3 दिनों से लापता गोमिया प्रखंड अंतर्गत पलिहारी गुरुडी पंचायत की मुखिया सपना कुमारी रांची में मिली हैं। फिलहाल वह पुलिस संरक्षण में है। वह 2 अक्टूबर से अपने गोमिया स्थित आवास से लापता थीं। उनके पति ने गोमिया थाना में सनहा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान मुखिया के मोबाइल से मिले एक नंबर पर संपर्क किया तो मुखिया के बारे में पता चला। इसके बाद पुलिस रांची गई और मुखिया को साथ लेकर शनिवार की देर रात को गोमिया लौटी। इस संबंध में पुलिस कुछ बताने से परहेज कर रही है। पुलिस मुखिया से पूरी जानकारी लेने में जुटी है। कफ सिरप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, जाने झारखंड स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी का सिरप पीने के बाद बच्चों की हुई मौत की खबरों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्शन लिया है।
इसको लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से 3 अक्टूबर को एक एडवाइजरी सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के नाम जारी की गई, जिसमें यह बताया गया है कि बच्चों में खांसी की दवाओं के उपयोग में सतर्कता बरती जाए। इस एडवाइजरी में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि सर्दी खांसी की दवाएं 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। सामान्यतः ये दवाएं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं। इस एडवाइजरी में ये भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये भी सलाह दी गई है कि वे इस सलाह को अपने अधीन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि 3 अक्टूबर को ही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की ओर से एडवाइजरी जारी होने के बावजूद 4 अक्टूबर की शाम तक झारखंड में राज्य या विभाग स्तर से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। वैसे रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची जिला के सरकारी अस्पतालों में उन दोनों कफ सिरप की सप्लाई नहीं है जिसकी पीने के बाद बच्चों में मौत होने की खबर है। उन्होंने बताया कि निजी दवा दुकानों या अस्पतालों में क्या स्थिति है, इसकी जांच करने की सलाह औषधि नियंत्रक विभाग को उन्होंने अपने स्तर से दी है। IMNCI के अनुसार 5 साल तक के बच्चों को कफ सिरप प्रेस्क्राइब नहीं करना है। मैंने खुद सैकड़ों डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिस को ये ट्रेनिंग 2006 से ही दिया है। अगर तेज सांस हो या चेस्ट इंड्रॉइंग हो या फिर ग्रंटिंग हो तो पेडियाट्रिशियन को रेफर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे केस में भी कफ सिरप देने की जरूरत नहीं है। वयस्क को भी सिरप से दूर रहना चाहिए। घाटशिला उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के झामुमो को समर्थन देने के फैसले को प्रदीप बालमुचू ने बताया जल्दबाजी, कहा उचित समय लेना था निर्णय। स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस उपचुनाव को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराने की संभावना जताई जा रही है। इस सीट पर झामुमो के सेटिंग विधायक थे और पार्टी रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को इस चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और घाटशिला के 3 बार के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार बालमुचू ने इस उपचुनाव में अपनी दावेदारी जताई थी। उन्होंने रांची से दिल्ली तक सक्रियता दिखाते हुए उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जल्द ही स्पष्ट कर दिया कि घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस झामुमो के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। पार्टी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे झामुमो के प्रत्याशी को जिताने में पूरी ताकत लगाएं और कांग्रेस के वोटरों से भी झामुमो के प्रत्याशी को वोट करने की अपील करें। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप बालमुचू ने कहा कि पार्टी ने जल्दबाजी की है और उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, न ही किसी प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगी है। उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी को थोड़ा समय लेकर निर्णय लेना चाहिए ताकि संगठन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। बालमुचू ने कहा, मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूं। मेरा मकसद चुनाव जीतना नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करना है। झामुमो के लिए भी यही बात लागू होती है कि जहां कांग्रेस के विधायक होंगे वहां झामुमो का भी संगठन कमजोर होगा, इसलिए उचित समय पर उचित फैसला लेना चाहिए जो मजबूत असर डालता है। पाकुड़ में मोटरसाइकिल चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, बाइक सहित 3 गिरफ्तार। पाकुड़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने बताया कि विशेष छापेमारी दल ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सागर मंडल, कुलदीप मंडल और इनके साथ ही पुलिस ने चंदन कुमार राय उर्फ साजन को भी पकड़ लिया है, जो जिला पाकुड़ का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस अधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्य और गुप्तचर सहयोग से की गई छापेमारी के दौरान ये सभी अभियुक्त निशानदेही स्थल से पकड़े गए। तीनों अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पूछताछ हो कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के अलाउद्दीन विश्वास द्वारा 3 अक्टूबर को दर्ज कराए गए चोरी के आवेदन के बाद की गई थी। अलाउद्दीन ने बताया था कि उनकी हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 3 अक्टूबर की शाम को उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी। बिहार में सीट शेयरिंग पर 6 को झामुमो करेगा दावा, घाटशिला उपचुनाव की भी सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो 6 अक्टूबर को अपना दावा पेश करेगा। झामुमो ने अपना पक्ष रखने के लिए मंत्री सुदिव्य सोनू और पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे को अधिकृत किया है। ये दोनों नेता पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव के लिए भी सियासी हलचल तेज हो गई है। झामुमो कोटे के मंत्री सुदिव्य सोनू और दीपक बिरुआ रविवार को घाटशिला में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उपचुनाव को जीतने पर चर्चा की। वहीं भाजपा की तरफ से बाबूलाल ने भी घाटशिला में दौरा किया है। जानकारी के मुताबिक झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जो बिहार के सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं। इन सीटों में तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैती और चकाई विधानसभा सीटें शामिल हैं। पार्टी का तर्क है कि इन क्षेत्रों में पार्टी का मजबूत जनाधार है और पहले भी पार्टी के विधायक इन सीटों से जीत चुके हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा
विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद को 7 सीटें मिली थीं, जिसमें से राजद से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब झामुमो बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए महागठबंधन में सीटों की मांग कर रहा है। झारखंड में झामुमो का सहयोगी कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को गति देने के लिए एक मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की बैठक की है। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को अभियान शुरू करने और अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। प्रकोष्ठ के सदस्य जिलाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से संपर्क कर अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे। रांची में छठ महापर्व की तैयारी, 24 घंटे में ही जलाशयों से निकाले गए प्रतिमाओं के अवशेष। दुर्गोत्सव के सफल आयोजन के बाद रांची नगर निगम महापर्व छठ की तैयारी में जुट गया है। शनिवार से निगम ने राजधानी के जलाशयों की सफाई का अभियान शुरू किया। इस क्रम में कांके डैम, हटिया डैम, बड़ा तालाब, लाइन टैंक तालाब, बनस तालाब, जगन्नाथपुर तालाब सहित अन्य तालाबों में विसर्जित प्रतिमाओं के अवशेष और आभूषण निकाले गए। प्रशासक सुशांत गौरव के आदेश पर तालाबों की सफाई का यह अभियान अब छठ तक जारी रहेगा। इधर नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि आने वाले दिनों में काली पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं, ऐसे में घरे से जो भी पूजन सामग्री आदि निकलने भी, उसके लिए सभी जलाशयों में विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। सभी श्रद्धालु घर से निकली पूजन सामग्री और फूल पत्तों के अवशेष को कुंड में ही विसर्जित करें। छठ के दौरान हजारों श्रद्धालु छठ घाटों में उमड़ते हैं। इसे देखते हुए सभी छठ घाटों के पहुंच पथों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जहां भी नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, वहां नालियों की सफाई का आदेश दिया गया है। इसके अलावा छठ घाटों के आसपास खुले नालों को स्लैब लगाकर ढकने का आदेश दिया गया है। सिमडेगा में चर्च पर हमले से फूटा गुस्सा, हजारों ईसाई सड़क पर, कहा यह पादरियों पर हमला नहीं मानवता पर वार। झारखंड के सिमडेगा जिले में चर्च में डकैती और धर्मगुरुओं पर हमले की घटना को लेकर रविवार को भारी आक्रोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में ईसाई समुदाय के लोग, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे सड़क पर उतर आए। उन्होंने जोरदार विरोध मार्च निकाला और घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। यह आक्रोश मार्च आदिवासी जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित हुआ, जो सिमडेगा की मुख्य सड़कों से गुजरते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कोचडेगा थाना क्षेत्र के तुमडेगी चर्च में 2 अक्टूबर को हुई लूट और हमले में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों ने कहा कि गांधी जयंती जैसे दिन पर जब देश अहिंसा का संदेश दे रहा था, उसी दिन असामाजिक तत्वों ने चर्च में घुसकर 2 धर्मगुरुओं से लाखों रुपए लूट लिए और उनके साथ मारपीट की। घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की चुप्पी ने समुदाय के गुस्से को और भड़का दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, यह सिर्फ पादरियों पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। उनका कहना था कि जो धर्मगुरु समाज में शिक्षा और नैतिकता के संदेशवाहक हैं, उन्हें निशाना बनाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी जागरूकता मंच के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की कि अल्पसंख्यक समुदायों, धर्मगुरुओं और ईसाई संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस घटना को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज कर त्वरित कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गुमला के रायडीह में 2 नवजातों की खरीद बिक्री का मामला, 15 दिन के अंदर करीब 2 लाख में बेचे गए 2 मासूम। गुमला जिला के रायडीह प्रखंड में नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीते 15 दिनों के भीतर 2 नवजात शिशुओं को पैसों के एवज में बेचे जाने की जानकारी मिली है। इस पूरे प्रकरण में रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक बीटीटी की संलिप्तता सामने आई है, जो बिचौलिया की भूमिका निभा रही थी। उसने दंपतियों को बहला फुसलाकर गोद लेने के नाम पर नवजातों को तीसरे पक्ष को सौंप दिया, जिसके बदले उन्हें नगद राशि दी गई। पहली घटना रायडीह कुड़ो छत्तरपुर पंचायत क्षेत्र के रायडीह राजस्व गांव की है। यहां की रहने वाली सुमन एक्का पति जस्टिन एक्का को 10 सितंबर की सुबह लगभग 3 बजे प्रसव पीड़ा हुई। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडीह में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन सुबह उसने एक बालक को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद बीटीटी ने मौके का फायदा उठाते हुए दंपत्ति को अपने झांसे में ले लिया। दंपत्ति के पहले से 3 संतानें थीं, इस कारण वे आसानी से बहकाने में आ गए। बीटीटी ने बच्चे को गोद लेने के नाम पर अन्य पक्ष से संपर्क किया और उन्हें अस्पताल बुलाकर नवजात को दिखाया। 12 सितंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बीटीटी और नवजात को गोद लेने वाली पार्टी ने दंपति को कार से उनके घर पहुंचाया। घर के बाहर ही दंपति को 1 लाख रुपए नकद दिए गए और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसके बाद नवजात को अपने साथ ले गए। दूसरी घटना में रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक सहिया की भूमिका सामने आई है। सहिया ने बताया कि उसके एक रिश्तेदार को बच्चा चाहिए था। इस पर उसने बीटीटी से संपर्क किया, जिसने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक नवजात उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसके बाद 23 सितंबर को बीटीटी सहिया को लेकर छत्तीसगढ़
के एक अस्पताल गई, जहां से नवजात को लेकर रायडीह लौटी। रायडीह पहुंचने के बाद सहिया नवजात को लेकर रांची गई और उसे अपने रिश्तेदार को सौंप दिया। इसके एवज में सहिया को 90,000 रुपये नकद दिए गए और 10,000 रुपये बीटीटी के खाते में जमा किए गए। जब इस मामले पर बीटीटी से संपर्क किया गया तो उसने बच्चों के एवज में किसी प्रकार की राशि लेने से इनकार किया। इस पूरे प्रकरण पर रायडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर राजीव कुमार ने पुष्टि की कि 10 सितंबर को सुमन एबका नामक महिला ने एक बालक को जन्म दिया था। वहीं गुमला सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि यह मामला पहली बार आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, वे इस पर गंभीरता से जांच करवाएंगे। दुकान से 1.5 लाख रुपए और 50,000 के जूते चप्पल की चोरी। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीएससी सेंट्रल मार्केट स्थित रूपरंग शू कलेक्शन से शनिवार की रात को 1.5 लाख रुपए नगद और 50,000 के जूते चप्पल की चोरी हो गई। रविवार की सुबह दुकान के मालिक मोहित भाटिया दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोर दुकान के पीछे बने स्टोर में छत की एस्बेस्टस हटाकर घुसे। इसके बाद लोहे के दरवाजे के बगल की दीवार में सेंधमारी कर दुकान में घुसे थे। श्री भाटिया की सूचना पर थाना के अनी बैजुन मरांडी व राजेंद्र प्रमाणिक पहुंचे। जांच के क्रम में पुलिस पदाधिकारी को श्री भाटिया ने पहले दुकान में नकदी नहीं रहने तथा किसी भी प्रकार की चोरी से इनकार किया। बाद में बताया कि चोरी की बात बताई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन की प्रक्रिया तेज, वरिष्ठ नेताओं की टीम दे रही स्क्रूटनी प्रक्रिया को अंजाम। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 25 सांगठनिक जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम एआईसीसी द्वारा घोषित किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों के लिए योग्य और सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अनुसार पीसीसी के अनेक पदों के लिए कुल 1340 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीसीसी के विभिन्न पदों के लिए आए आवेदनों पर रविवार को स्क्रूटनी की जानकारी देते हुए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने बताया कि पार्टी के सीनियर मेंबर्स ने साथ में बैठकर विभिन्न पदों के लिए आए आवेदनों पर अपना अपना मंतव्य कॉन्फिडेंशियल तरीके से एक फॉर्मेट में दिया है। अब यह सूची केंद्रीय आला कमान को भेज दी जाएगी। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद ने कहा कि जितने भी आवेदन आए हैं उनके अनुभव को देखा जा रहा है, इसके साथ ही पार्टी के प्रति उनकी वफादारी और समर्पण के भाव को भी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो सूची इस बैठक में तैयार होगी उसे एआईसीसी से चर्चा होने के बाद जारी किया जाएगा। दरअसल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, सचिव समेत दूसरे पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक कांग्रेस जनों से गूगल ऐप फॉर्म और हार्ड कॉपी में आवेदन मांगे थे। जमशेदपुर में 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात कुआं मैदान में छापेमारी कर 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास से 2200 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। रविवार को मुख्यालय 1 डीएसपी भोला प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार युवक की पहचान सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के उरांव बस्ती गणेश मंदिर के पास रहने वाले राजू लोहार के रूप में हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि राजू लोहार करीब 2.5 साल पहले भी ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से इसी धंधे की राह पकड़ ली थी। डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि यह कार्रवाई सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में की गई। छापेमारी टीम में एसआई सूरज प्रसाद, राजेश कुमार, अक्षय कुमार, युवराज कुमार और एएसआई महेश सिंह, सरयू राम शामिल थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि राजू लोहार किन लोगों के संपर्क में था और ब्राउन शुगर की सप्लाई कहां से होती थी। बिजली मीटर लगाने का चल रहा खेल, दलाल सक्रिय, 10,000 रुपए तक की हो रही वसूली। शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पर दलाल उपभोक्ताओं से सिंगल फेस के कनेक्शन पर 10,000 रुपए तक वसूली कर रहे हैं। ये काम धड़ल्ले से जारी है। इस पर रोक लगाने में बिजली विभाग भी विफल साबित हो रहा है। दलालों की सक्रियता इतनी है कि हर कोई इनके ही जाल में फंस जाता है। लोग अब भी पोस्ट पेड कनेक्शन समझकर सिक्योरिटी मनी के रूप में जरूरत से अधिक पैसे दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी मनी का लाभ नहीं मिलने पर उपभोक्ता बिजली विभाग को ही खरी खोटी सुना रहे हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 1 किलोवाट का सिंगल फेस कनेक्शन लेने पर उपभोक्ता को पहले 3620 रुपए लगता था, जबकि प्रीपेड में अब यह व्यवस्था बदल गई है। अब 1 किलोवाट सिंगल फेस कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में 1075 रुपए का चालान कटवाना पड़ता है, जिसमें उपभोक्ताओं को 500 रुपए बैलेंस दी जाती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को आवेदन शुल्क 100 रुपए, मीटर टेस्टिंग चार्ज 100 रुपए, सर्विस चार्ज 500 रुपए लगते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 1775 रुपए
खर्च होता है, इसमें भी उपभोक्ताओं को 500 रुपए बैलेंस मिल जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक किलोवाट लोड बढ़ते ही उपभोक्ताओं को 500 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगते हैं, लेकिन अधिकांश उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है। दलाल भी इसका खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था लागू होने के बाद से ही शहर में हलचल बढ़ गई है। उपभोक्ता अधिक बिजली बिल आने से परेशान हैं, तो दलाल कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से मोटी रकम वसूल रहे हैं। हर कुछ खुलेआम हो रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं को सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई शहर में कनेक्शन के नाम पर 10,000 रुपए तक कोई मनमाना वसूली कर रहा है। मीटर लगाने का खेल तेजी से फल फूल रहा है। अब इस प्रकार की शिकायतें विभाग के पास काफी तेजी से पहुंच रही है, लेकिन उपभोक्ता दलाल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लिखित आवेदन अब तक नहीं आ सके हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सेवा में काफी कम पैसे में ही उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं सिंगल फेस कनेक्शन के लिए 5 किलोवाट तक उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं। इसके बाद 3 फेस का कनेक्शन उपभोक्ताओं को लेना पड़ता है। इसके लिए 3,000 चार्ज लगता है। कुल मिलाकर 3,703 रुपए चार्ज लगते हैं। वहीं प्रीपेड में 18 किलोवाट तक ही कनेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद पोस्ट पेड की सेवा लेनी पड़ती है। पाकुड़ में जर्जर आंगनवाड़ी केंद्रों की हुई भौतिक जांच, शीघ्र बनेगी मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना। पाकुड़ जिले में संचालित जर्जर और अति जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र AWC की स्थिति सुधारने की दिशा में एक अहम पहल की गई। आज उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण शाखा पाकुड़ एवं सभी परियोजना कार्यालयों के कर्मियों ने इन केंद्रों का स्थल भ्रमण कर विस्तृत भौतिक जांच की। जांच का उद्देश्य जर्जर भवनों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर भविष्य की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है। इस क्रम में कर्मियों ने प्रत्येक केंद्र की भवन संरचना, उपयोग की स्थिति, सुरक्षा मानक और भौतिक दशा का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों में दीवारों में दरारें, छत का क्षतिग्रस्त होना, फर्श की टूट-फूट और भवन के उपयोग में कठिनाइयां जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई। कुछ केंद्रों की स्थिति इतनी खराब पाई गई कि वे बच्चों एवं कर्मियों के लिए सुरक्षित नहीं माने जा सकते। जांच रिपोर्ट को अब सभी परियोजनाओं से संकलित कर अंतिम रूप से जिला समाज कल्याण शाखा पाकुड़ द्वारा तैयार किया जाएगा। इस रिपोर्ट को उप विकास आयुक्त पाकुड़ को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर आगामी दिनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं अन्य सुधारात्मक कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, बूथ स्तर तक मजबूती का लक्ष्य। घाटशिला में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी घाटशिला पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद थे, जहां दोनों ने विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह उपचुनाव झारखंड को अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और लूट खसोट से बचाने की लड़ाई है। इसके खिलाफ जनता को आंदोलन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने पंचायत स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। घाटशिला के सभी 7 मंडलों में सम्मेलन होंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उम्मीदवार चयन पर पूछे गए सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि भाजपा व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, यह विचार और संगठन आधारित पार्टी है। उम्मीदवार का चयन केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। सभी कार्यकर्ता उसी उम्मीदवार की जीत के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित राज्य के दिशा में नई शुरुआत के लिए है। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक बड़कुवार गढ़हाई, हजारीबाग के प्रभारी अभय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पल्ली समारोह और कैथोलिक महिला संघ की आम सभा में बोली मंत्री शिल्पी, धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों से सतर्क रहें। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातिर की रविवार को संत फ्रांसिस चर्च बनहोरा परिसर में आयोजित पल्ली दिवस समारोह और मांडर विकारिएट कैथोलिक महिला संघ की 56वीं वार्षिक आम सभा में शामिल हुईं। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि ईश्वर एक हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। जिस शक्ति ने सृष्टि की रचना की वही अलग अलग रूपों में पूजी जाती है। उन्होंने कहा, तिर्की ने चिंता जताई कि 2014 के बाद से कुछ खास धर्मों को निशाना बनाया जा रहा है, जो देश की संस्कृति और पहचान के विपरीत है। उन्होंने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को धर्म चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की जाति बदल जाती है। मंत्री ने कहा, सत्ता में बैठे कुछ लोग समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसी साजिशों का एकजुट होकर जवाब देना होगा। वहीं मंत्री तिर्की ने महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कई आंदोलनों की सफलता में
में महिलाओं की सक्रियता निर्णायक रही है। उनके बिना संतुलित समाज या परिवार की कल्पना अधूरी है। कार्यक्रम में फादर एंथनी हेम्ब्रम, फादर सुमन एक्का, फादर मनोज कुल्लू, फादर बिपिन कंडुलना, के सुधा, सेराफीना मिन्स, मार्खा टोप्पो, रोशन तिग्गा, शीला तिग्गा सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। पाकुड़ में नशे में धुत कार चालक ने 50 मीटर तक घसीटी बाइक, स्कॉर्पियो चालक की सूझबूझ से टली बड़ी दुर्घटना। पाकुड़ शहर की मुख्य सड़क पर गोकुलपुर हटिया के पास शहर के धनुषपूजा निवासी एक मोटरसाइकिल चालक एक कार की चपेट में आ गए। कार ने मोटरसाइकिल को लगभग 50 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए ले गया। वहां मौजूद लोगों द्वारा शोर मचाने के बावजूद भी कार चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मोटरसाइकिल को घसीटते हुए देखकर सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो ने अपनी गाड़ी सामने खड़ी कर दी, जिससे कार को रुकना पड़ा। गाड़ी रुकते ही कार चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में धुत था। मोटरसाइकिल पर सवार चालक सहित 2 अन्य लोग बाल बाल बच गए और किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के कारण मुख्य सड़क का एक हिस्सा देर तक जाम रहा। घटना की सूचना मिलने पर नगर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मोटरसाइकिल चालक को समझाने का प्रयास किया कि मोटरसाइकिल और कार को थाने ले जाया जाए ताकि क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जा सके। पुलिस द्वारा यह भी कहा गया कि मोटरसाइकिल की जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई कार मालिक द्वारा की जाएगी और चालक तथा मालिक पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मोटरसाइकिल चालक स्थानीय निवासी होने के कारण थाने जाने के लिए तैयार नहीं थे और वहीं पर तत्काल निर्णय की मांग कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।